मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो वो हमेशा से बोलते थे कि तुम्हें अफसर बनना है। अब आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाले हैं? बंगला मिलेगा और गाड़ी मिलेगी, स्टेट ऑफिसर का पोस्ट की पावर रहती है। करीब मैंने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं ली है, ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा लिया, जिसमें मैंने यूट्यूब, चैट जीपीटी, गूगल का सहारा लिया, क्योंकि मेरे तो कहते हैं गाड़ी और बंगला सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो अब आपके पिता को दहेज तो देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उल्टा दहेज अब उनको ही मिलने वाला है। दहेज प्रथा के खिलाफ तो मैं आपकी हमेशा जनता से ही फिर से रही। मैं हूं राजा भैया। आज की खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रेजेंट में वो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं आईटीआई कॉलेज लाहौर में, और एमपीपीएससी का सिलेक्शन हासिल कर करके आज उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया, बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में एक मिसाल है। वो विस्तार से चर्चा करेंगे कि पल्लवी पाराशर ने किस तरीके से इस मुकाम को हासिल किया है और संघर्ष किस प्रकार का उनका संघर्ष रहा है। हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सभी लोगों को मेरा, और आपको भी बहुत बहुत सर धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे ये मौका दिया सर। आपने लाहौर का नाम रोशन किया, आज पूरा लाहौर आपको देख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश आपको देख रहा है। अब आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाले हैं? सर फैसिलिटीज की बात करूं तो अभी हम लोग को सर बंगला मिलेगा और गाड़ी मिलेगी, और सर जो भी अन्य बेनिफिट्स हैं सैलरी वाइज, तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी। जो हमारी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 5400 ग्रेड पे के अनुसार, तो वो सर 90-95 के अराउंड रहेगी, तो वो काफ़ी अच्छी एक मतलब सैलरी स्ट्रक्चर है। और सर इसके अलावा सर आप राजपत्रित अधिकारी रहते हैं, तो आपके पास गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट की पावर रहती है। बिल्कुल। तो सर ये बेनिफिट्स हैं। आप लाहौर क्षेत्र के सलिया गांव से बिलोंग करती हैं, तो गांव वालों में किस प्रकार की खुशी है आपके सिलेक्शन होने के बाद? सर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ उन्होंने मेरा आगमन को सर सेलिब्रेट किया था। जब मैं अभी कुछ समय पहले अपने गांव गई, तो वहाँ की जो सरपंच हैं उन्होंने मेरा स्वागत सत्कार किया था, और बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशन के साथ काफ़ी एक मैसेज सर्कुलेट भी किया था। तो मुझे लगता है कि उनके बीच में सर काफ़ी एक एक्साइटमेंट है कि उनके ही बीच से उनके जैसे ही एक लड़की इतनी आगे जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक कमिटमेंट और विश्वास हो गया है कि वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जो मेरी जैसी बच्चियां हैं और अन्य लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को अब इतना आगे मोटिवेट कर रहे हैं। आपके पिता पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक हैं, तो उनको भी बहुत खुशी हुई होगी, उनके डिपार्टमेंट में काफी खुशियां हुई कि उनकी बेटी इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। जी सर डिपार्टमेंट में भी बहुत ही सर काफ़ी जश्न हुआ है। जैसे कि मेरे पिताजी श्री विनोद पाराशर कोतवाली, गुजरात कोतवाली थाने में पदस्थ हैं ग्वालियर में। तो सर वहाँ की जो टीआई हैं मोहिनी वर्मा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और वहाँ पे भी सर काफ़ी मेरा फेलिसिटेशन सेरेमनी रही थी। इसके अलावा सर हमारे एसएसपी साहब हैं श्री धर्मवीर सिंह यादव, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था। और सर काफ़ी जगह पे सर काफ़ी लोगों का आगमन हो रहा है, और काफ़ी लोग मुझे बधाइयाँ कॉल्स के और मैसेजेस के माध्यम से दे रहे हैं। तो बहुत ही सर हर्षोल्लास का सर ये समय चल रहा है मेरे लिए। जी, तो कहीं ना कहीं विनोद पाराशर जी के लिए एक गौरव का क्षण है कि उनकी बेटी ने वो सपना कर दिखाया कि आज गांव में उनका नाम रोशन हो रहा है, और हर जगह बधाइयाँ आपको मिल रही हैं। तो ये एमपीपीएससी के जो सफर की शुरुआत हुई वो कैसे हुई? सर सफ़र की शुरुआत मैं बोलूं कि मैं जब से छोटी थी सर, मैं अपने पापा का वाकया बताती हूँ। मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो वो हमेशा से बोलते थे कि तुम्हें अफसर बनना है। तो मैंने जब से होश संभाला था, मैं बड़ी होते गई, तो कोई मुझसे जब पूछता था तो कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो हमेशा बोलती थी कि मुझे कलेक्टर बनना है या फिर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ऐसे ही मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत भी ऐसे ही रखी, और मेरे मन में यही सपना था कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं, और मेरा जो सपना है कलेक्टर बनने का या सिविल सर्विसेज में जाने का, उसको पूरा करूं। सर मैं अपनी स्कूलिंग से स्टार्ट करूं तो मैंने अपनी स्कूलिंग ग्वालियर से ही कंप्लीट की है, एएमआई शिशु मंदिर, जहाँ पे मैंने 12th में अपने 93% प्राप्त किए थे, और मैंने फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाई थी मैं।
जो पूरे ग्वालियर में मैंने टॉप किया था। इसके बाद सर मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का भी सपना था कि मैं टेक्निकल फील्ड में जाऊं, और कहीं ना कहीं मैं भी टेक्निकल फील्ड में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। तो मैंने टेक्निकल फील्ड के लिए आईआईटी की प्रिपरेशन करी, लेकिन मुझे आईआईटी कॉलेज नहीं मिला। तो मुझे अपने एमपी का नंबर 1 कॉलेज श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एसडीएस आईटीएस मिला। वहाँ पे मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। उसके बाद 4 साल की इंजीनियरिंग के दौरान ही मैंने अपनी एमपीपीएससी की कोचिंग भी स्टार्ट कर दी थी, और मैंने वहाँ से इंदौर से ही खान स्टडी ग्रुप केएसडी से मैंने 3rd ईयर में कोचिंग कर ली थी। उसके बाद सर कोविड आ गया था 2020 में, तो मैं कोविड में घर आ गई थी। तो मैंने एमपीपीएससी का जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। उसके बाद मैंने एसएसबी दिया, क्योंकि मैंने एनसीसी कर रखा है, मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो मैंने उसके थ्रू एसएसबी दिया। तो मुझे स्क्रीन इन कर लिया गया था 5 दिन के इंटरव्यू के लिए। उसके बाद सर जो 6वें दिन जो मेरिट लिस्ट आती है, उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी, और मैं कहीं ना कहीं उसमें असफल हो गई थी। इसके बाद सर मैंने ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम आया था टेक्निकल का, वो दिया था। तो वो सर 2022 में दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मैंने सफलता प्राप्त करी 23 में, और 23 में ही सर मेरी लाहौर में पोस्टिंग हो गई थी। इसके साथ साथ सर ये एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी 23 में ही आया था, 2023 में। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन के टाइम पे फॉर्म भरा था, और तब से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और 23 में ही सर इसका मेंस हुआ था, और 24 में सर कोई हाई कोर्ट का स्टे लग गया था, कुछ केस लगने के बाद इसका इंटरव्यू हमारा फरवरी 2025 में हुआ था, जिसके रिजल्ट सर 20 मई 2025 को आए थे। लगातार सफलता छूती रही हैं आप। जी सर सफल सर ये मुझे लगता है एक जर्नी रही है, और असफलता कहीं ना कहीं सर एक पूर्ण विराम नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन ही रहता है कि आप सफलता की तरफ अग्रसर रहें, तभी आपको असफलता मिलती है। तो मैंने असफलता को एक फीडबैक की तरह देखा, और हमेशा मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे थे, उनका मेरी जर्नी में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। थ्रू आउट मेरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स, मेरा छोटा भाई जो मेरे लिए एक मेंटोर की तरह भी काम करता था, हमेशा हंसता मुस्कुराता जब मैं दुखी होती थी। तो कहीं ना कहीं सर ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहा था मेरी फैमिली का मेरे ऊपर, कि मैं इतनी पॉजिटिव रही थ्रू आउट जर्नी, और फाइनली मैंने सफलता प्राप्त करी बिना हताश हुए। जी, अभी इसके पहले आप लाहौर के आईटीआई कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रही थी। जी, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो मैं गवर्नमेंट आईटीआई लाहौर भिंड में एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर कार्यरत हूं। मेरी यहाँ पे ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्राओं को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, और इसी डिपार्टमेंट में मैं प्रिंसिपल के पद पर अब पदस्थ हो जाऊंगी। बिल्कुल जी, क्या मोटिव देना चाहिए हमारे दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं इस पोस्ट को पाने के लिए, जो एमपीपीएससी के माध्यम से आप अधिकारी बनने का जो आपका सपना था, तो इसको कैसे आपने हासिल किया? क्या तैयारी की आपने इसके लिए? जी, मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूं तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग ली थी लाहौर में, तो तभी इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया था कि हमको प्रिंसिपल का एग्ज़ाम करके देना है। तो मैंने अपने वहीं से अपना एक रणनीति तैयार कर ली थी कि मुझे प्रिंसिपल का एग्ज़ाम देना है, तो मैं कैसे उसके सिलेबस को पूरा डिफाइन किया, उसको देखा, और मैंने उसको सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया कि उसकी स्किल डेवलपमेंट की कुछ ब्रांचेस थी, कुछ एमपीजी के था उसमें, और कुछ टेक्निकल पोर्शन था। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ, लेकिन मुझे और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मुझे थोड़ी सी महारत हासिल करनी थी। तो मैंने जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो इनके लिए मैंने अलग से तैयारी करी। और अगर मैं अपने मीडियम्स की बात करूँ, मैंने कहाँ से तैयारी करी, तो मैंने इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा लिया। जैसे मैंने यूट्यूब, चैटजीपीटी, गूगल का सहारा लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोचिंग लेने की सुविधा नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में कार्यरत थी। तो मैंने इन सोर्सेज का सहारा लेके और अपनी तैयारी को परिपूर्ण किया, मॉक्स दिए, और वैसे ही मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी सेल्फ करी। मैंने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं ली है, और मेरे जो साथियों ने कोचिंग ली थी, लेकिन मैंने खुद से ही खुद की अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, और यहाँ पे सफलता प्राप्त करी। आपने बताया कि आपने मोबाइल को ही हथियार बनाया, मोबाइल को ही एजुकेशन का हब बनाया, तो किस तरीके से आपने कौन कौन से उसमें किया? जी सर, मैं अगर मोबाइल में की बात करूं तो सबसे पहले टेलीग्राम पे सर बहुत सारा कंटेंट है। टेलीग्राम में आप सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, तो सर वहीं पे एमपीपीएससी के लिए एमपी का कंटेंट मैंने टेलीग्राम से ही किया। उसके बाद सर मेरे पास एक बुक थी परीक्षा धाम की, परीक्षा धाम से मैंने एमसीक्यूज सॉल्व किए थे।
और सर मुकेश माहेश्वरी भी थी, लेकिन उतना टाइम नहीं था सर, वो रिवीजन ही कर पाई थी मैं उसका। इसके अलावा सर जो और करंट अफेयर्स आया था उसके लिए मैंने उत्कर्ष करके एक यूट्यूब पे एक चैनल है, उत्कर्ष से मैंने करंट अफेयर्स डेली करती थी मैं। और सर जो मेंस के लिए टेक्निकल वाला फील्ड है उसको मैंने सर, टेक्निकल के लिए मैं स्टैंडर्ड बुक्स ही मैंने यूज किया था, और गूगल और चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करती थी। और सर वोकेशनल वाला जो कंटेंट था उसको मैंने गूगल से ही कंप्लीट किया है, और उसके सर मेरे पास पीडीएफ्स अवेलेबल हो गए थे थ्रू चैट जीपीटी भी। मेरा सर बहुत यूज किया था मैंने उसका, लाइक अल्टीमेटली। तो सर इनका एक क्यूमुलेटिव मेरे पास स्टडी मटेरियल आ गया था, और विद इन शॉर्ट पीरियड मैंने काफी अच्छा स्कोर किया था। तो चैट जीपीटी का पेड वर्जन लिया था क्या आपने? नहीं नहीं सर, पेड वर्जन नहीं था, फ्री वर्जन ही था। हाँ जी। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल निकल करके आता है, कोई भी कोचिंग अटेंड नहीं की, लोग इसको तैयारी करने के लिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में ज्वाइन करते हैं, बाहर जाते हैं, शहर में बड़े बड़े महानगरों में कोचिंग अटेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर पल्लवी पारासर ने कोई कोचिंग अटेंड नहीं की, बल्कि मोबाइल को ही अपना माध्यम बनाया और चैट जीपीटी और यूट्यूब के माध्यम से वो तमाम क्वेश्चनों के आंसर खोज निकाले। लोग कहते हैं मोबाइल से दूरियां रखना चाहिए, लेकिन उसी मोबाइल का सदुपयोग करके इस टारगेट को फाइट किया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, लड़के उसको ही आपने सदुपयोग निकाल दिया। जी। मुझे सर ऐसा लगता है कि हर टेक्नोलॉजी के भी पॉजिटिव और नेगेटिव मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं दोनों। तो मैंने टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करके अपने आप को सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन में रख के उसको मैंने यूज किया। जैसे उसमें बहुत सारे हमारे संसाधन ऐसे हैं जो हम टेलीग्राम्स पे, गूगल पे हम देख सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल है। जैसे मैं बात करूं और एग्जाम्स की, जैसे यूपीएससी एमपीपीएससी, तो आपके पास मटेरियल बहुत सारा है। आज कोई ये नहीं शिकायत कर सकता कि उसके पास संसाधनों की कमी है। अगर वो फोन चलाना जानता है नॉर्मली, तो वो संसाधनों का यूज कर सकता है। तो ऐसे ही मैंने उसको यूज करके, और जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनको अच्छे से यूज करके, टाइम वेस्ट ना करते हुए, डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए, मैंने अपना कार्य पूर्ण किया। तो पल्लवी पारासर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मोबाइल का आप सही उपयोग कीजिए। अक्सर लोग मोबाइल में बहुत सी चीज़ों में व्यर्थ करके अपने टाइम खराब कर देते हैं और कहीं ना कहीं अपने भविष्य से पिछड़ जाते हैं। तो आप कुछ ऐसी टेक्निक बताइए जिससे कि हम मोबाइल से कुछ अच्छा कर सकें। जी। मैं एक टेक्निक जो फॉलो करती थी, जो मैं स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि आप 45 या 15 या 90-10 का रेशियो फॉलो करिए। मतलब 90 मिनट्स आप पढ़ाई कर रहे हो तो 10 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए, या 45 मिनट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो 15 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए। मतलब आप खुद को भी समय दीजिए। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूअसली आप किसी चीज में लगे रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं खुद में आप बोरियत महसूस करेंगे, या फिर खुद की मेंटल हेल्थ को भी खराब करेंगे। तो अपने आप को भी समय दीजिए। आपकी जो हॉबीज हैं उनको भी परस्यू करिए। जैसे मेरी हॉबीज थी म्यूजिक और डांसिंग, तो मैं इसको परस्यू करती थी साथ साथ अपनी पढ़ाई के। और मैं बहुत थोड़ी सी इंटरेक्टिव सोशल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो मैं लोगों से इंटरेक्ट भी करती थी उस टाइम पे। और सेम पीरियड में सर टीओ की वैकेंसीज भी आई थी, तो उस टाइम मैंने एक चैनल में कुछ कोर्सेस में भी सहायता करी थी। तो मुझे लगता है कि ये इन टोटल पूरी जर्नी में काफ़ी चीज़ों ने मेरी सहायता करी है। एक बड़ा सवाल ये भी करना चाहेंगे कि जो आपने एमपीपीएससी फाइट किया है, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, क्या सुबह से लेकर शाम तक का क्या आपका शेड्यूल रहता था? जी सर, मैं अपने शेड्यूल की बात करूँ तो सर मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं सुबह उठ जाती थी 6:30-7 बजे तक। तो उसके बाद सर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह जो बनाने से पहले अपनी पढ़ाई करती थी, और कॉलेज अगर मुझे जाना है तो उसका मैं ड्राफ्ट तैयार करती थी, एक टू डू लिस्ट रखती थी कि मुझे आज का क्या टारगेट कंप्लीट करना है अपने कॉलेज में, और अपना खुद का टारगेट क्या कंप्लीट करना है। तो उसको मैं सर प्रायोरिटी बेसिस पे काम करती थी। तो कॉलेज में काम कंप्लीट होने के बाद मैं अपने पर्सनल कुछ अगर मुझे ब्रेक्स मिल रहे हैं काम के बीच में, तो उनको मैं यूज कर लेती थी। उसके बाद सर मैं ट्राई करती थी कि मैं एटलीस्ट 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को दूं। और सर कोई भी कंसिस्टेंट एफर्ट्स हम रखते हैं किसी चीज में, तो कहीं ना कहीं हमें उसके धीरे धीरे परिणाम मिलते रहते हैं। जैसे मैंने मॉक्स देती थी तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही दिशा में कर रही हूँ। क्योंकि हम कहीं ना कहीं पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को एक ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि आप जो भी पढ़ें उसके टाइम टू टाइम मॉक्स लगाएं,
उसके टेस्ट दें, रिवीजन करें, क्योंकि आप रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें आप जो पढ़ते जाते हैं वो भूल जाते हैं। तो इन कंसिस्टेंटली सर मैंने 7 से 8 घंटे डेली दिए थे। बिल्कुल। पल्लवी पाराशर जी, आप जिस फील्ड में आप जाना चाहती हैं, जैसे कि आपके बारे में जाना जाता है कि आप आईपीएस आईएएस बनना चाहती थी, जी इस सपने को पूरा करने के लिए आगे का क्या टारगेट है आपका? जी सर मेरा ये सपना अभी भी है और मैं इसके लिए निरंतर प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं चाहती हूँ। तो मैं 100% जितना भी मैं कर सकती हूँ उसमें मैं अपने सपने को साकार करने के लिए करूंगी। और मेरा मन में ये विश्वास है, आत्मविश्वास है कि डेफिनेटली मैं इस सपने को भी पूरा करूंगी। उस सपने को पूरा करने के बाद क्या कुछ करना है समाज के लिए, आपको क्या लक्ष्य है आपका? जी सर जैसे अगर नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन रहती है दोस्तों के बीच में कि सैलरी मोटिवेशन है, तो यहाँ पे सर मेरे लिए सैलरी मोटिवेशन नहीं है। मेरे लिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के आऊँ कि मैं लोगों को प्रेरित कर पाऊँ अपने कार्यों से। तो मैं सर समाज के लिए और अपने जैसे लोगों के लिए, लड़कियों के लिए अलग तरीके से कुछ कार्य करना चाहती हूँ, जो शायद मैं इस पोजीशन पे रह के नहीं कर पा रही थी। और किसी भी सर कार्य को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए आपको पावर की जरूरत होती है। तो मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेशन में जाके समाज के लिए कुछ, समाज के हित के लिए कुछ कार्य करना चाहती हूँ। तो मेरा मेन मोटिवेशन सर अभी वही है। अभी ये एमपीपीएससी का जो आपसे सिलेक्शन हो चुका है, कुछ समय बाद आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, फिर आपको पोस्ट मिल जाएगी आपको, तो क्या कुछ करेंगे आप? जी सर अभी सर हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ट्रेनिंग हमारी नरोन्ना एकेडमी भोपाल में होगी, प्रशासनिक एकेडमी। उसके बाद सर हम लोग को हमारी होम पोस्टिंग मिल जाएगी, हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स मिल रहे हैं। तो सर इसके बाद हमारा कार्य प्रणाली ये रहेगी कि हमको अपने आईटीआई जो कॉलेजेस हैं उनका उनकी जो कार्यशैली है उसको मॉनिटर करना है। जो भी बच्चे वहां से निकल रहे हैं संस्था से, उनको प्लेसमेंट दिलवाना है, उनको रोजगार और स्वरोजगार के प्रति मोटिवेट करना है, और उनको इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्रीज की आज की डिमांड्स हैं, टेक्निकल डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल करना है। तो पल्लवी पाराशर जी, जिस तरीके से आप इस मुकाम पर पहुंची हैं, हमने देखा है कि लड़की वालों से बहुत बड़ा दहेज लिया जाता है। जब लड़की हमारी मुकाम पर पहुंचती है, आईएएस बनती है, आईपीएस बनती है, और इस प्रकार से आपने कहा कि मैं भी राजपत्र अधिकारी बन रही हूँ, तो उल्टा लेना चाहिए लड़कों वालों से। सर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मैं अपने भिंड क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे इसको हरियाणा ऑफ एमपी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। यहाँ पे बेटियों को शुरुआत से ही इतना पढ़ाया नहीं जाता है, अगर पढ़ाया भी जाता है तो जल्दी शादी कर दी जाती है उनकी। और दहेज प्रथा तो यहाँ पे सर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो मैं अपनी भी बात करूं तो सर मेरा यही मानना रहेगा कि इन फ्यूचर भी मैं ना ही दहेज लूं और ना ही दहेज दूं। और सर आपका कहना बिल्कुल सही है कि आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर मैं अभी भी गैजेटेड ऑफिसर बन गई हूँ तो कहीं ना कहीं सर दोनों परिवारों के विवेक के ऊपर है कि सामने वाले की क्या डिमांड रहती है और परिवारों का क्या इसमें डीलिंग रहती है। आपके भिंड जिले में देखा जाए तो अगर घर में जब लड़कियां होती हैं तो खुशियां नहीं मनाई जाती हैं, लड़के होते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन जब जिस घर में पल्लवी पाराशर जैसी लड़की पैदा होगी तो मुझे लग रहा है जश्न होना चाहिए। डेफिनेटली सर। और इससे सर मुझे एक वाक्य याद आता है कि यहाँ पे सर मुझे लगता है मेरी फैमिलीज में ऐसे एक्सेप्शन है कि यहाँ पे लड़कियों के लिए ज्यादा खुशियां रहती हैं, कि अगर घर में लड़की हुई होती है तो ज्यादा सेलिब्रेशन करते हैं। जैसे मैं अपनी मम्मी से भी पूछती थी कि मैं जब हुई थी फर्स्ट तो उनका क्या रिएक्शन था। तो मुझे वो रिएक्शन जान के बहुत खुशी होती है कि वो लोग मुझे एज अ फर्स्ट चाइल्ड पाकर बहुत ही खुश हुए थे, और उनको अभी तक मैं प्राउड फील करवाने में समर्थ हूँ। तो ये मुझे लगता है मेरा जीवन इसमें ही साकार हो गया है कि मैं अपने परिवार को गर्व महसूस करवा पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं उनको वो सुविधाएं दे पा रही हूँ कहीं जो वो सुविधाओं से वंचित थे। तो मैं आगे आने वाली पीढ़ियों से भी यही कहना चाहूंगी कि बच्चियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, हमारे डिफरेंट फील्ड्स में वो आगे आ रही हैं, लीड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चियों का इसमें योगदान काफी अच्छा है। तो खुशियां मनाइए और बच्चियों को प्रेरित करिए, स्पेशली भिंड एरिया में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भिंड का पानी तो है आप में, लेकिन आपके जिस तरीके से आज लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है आपके भिंड में, किस तरीके से वो सामना करें और क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह एक सफल मोटिवेशन ले सकें
अपने टारगेट को? जी सर। सर, शोषण के खिलाफ मैं बोलना चाहूंगी कि कभी भी बच्चियां किसी से डरे नहीं, और चीजें अगर कुछ उनके साथ गलत हो रही हैं तो उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट अपने पेरेंट्स को कर सकती हैं या किसी नजदीकी को कर सकती हैं। तो इससे मैं ये बोलना चाहूंगी कि सर, अपने आप को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा वेपन है, हथियार है, जिससे आप अपने जीवन को बहुत ही सार्थक बना सकते हैं, और अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी, अपने आसपास वाले लोगों को आप सफलता दिलवा सकते हैं। तो शोषण के खिलाफ सर बच्चों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करना चाहते, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी आप एक सफल जिस तरीके से आपने सिलेक्शन हुआ है आपको, तो सर, मेरा ये जो मोटिवेशन रहा है वो मेरी एक आत्मविश्वास था मेरा, और मेरा जो सपना था, मैं सपने के साथ हमेशा उठती थी, देखती थी। जैसे मैं आपको अभी अपना एक स्टिकर बताऊंगी जिसमें लिखा रहता था कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो मेरा दिमाग हमेशा उसी रणनीति पे तैयार रहता था कि मैं उस चीज़ को कैसे प्राप्त करूँगी। तो मैं सर जो भी कार्य करती थी तो मैं उसमें अपने सेक्शंस डिवाइड करके कि मैं इस टाइम पे इसको डेडिकेट करूँगी टाइम को, और इस टाइम पे मैं ये कार्य करूँगी। तो कहीं ना कहीं मैं अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर ही हो रही थी। लोगों के लिए मेरा यही मोटिव रहेगा, मैसेज रहेगा कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ ध्यान दें। जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको बिल्कुल ध्यान दे के बनाएं, और जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं बिल्कुल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस आप अपने दिमाग में वो चीज़ को रख लें कि मुझे ये करना है, तो आप बिल्कुल उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज आपके जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पल्लवी पारा सर से विस्तार से बात की, और निश्चित तौर से उनके इंटरव्यू में जो सबसे बड़ा सबक सीखने को मिला कि जो आपके पास मोबाइल है जिसको आप हरदम यूज करते हैं और अपने पास रखते हैं, इस मोबाइल का आप सदुपयोग कर सकते हैं और इसी मोबाइल से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आप अपना फोकस कीजिए अपने गोल की तरफ और अपने मोबाइल को ही हथियार आप बनाइए। जुड़ रहिए आपके जन अदालत न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात। थैंक यू सो मच सर, और मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे ये मैसेज से एक भी इंसान अगर सफल होता है और उस तक ये मैसेज जाता है, तो ये इंटरव्यू मेरे लिए सार्थक रहेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर।